हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में प्रजनन। पादपों में प्रजनन की बात चल रही है तो सिंपल सी बात है, अभी तक हमने इतनी चीजें तो डिस्कस कर ली है कि आपको जो डायग्राम दिखाया गया उससे आपको कुछ समझ आ रहा है। आपके पास दो इमेजेस आती हैं, ठीक है। पहली इमेज ये हमारे पास आती है और दूसरी हमारे पास ये आती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूसरी इमेज से। जो नीचे वाली इमेज है उसमें हमने देखा कि किसी प्लांट को आपने क्या किया, किसी प्लांट से आपने एक पार्ट उसका कट किया, या एक पौधा है, पौधे की आपने एक शाखा काटी, उसे दूसरे पॉट में डाला और यहाँ से एक नया पौधा अब आपके पास बनेगा। एक इमेज तो हमें ये बताती है। दूसरी इमेज हमें कुछ फ्लावर के बारे में बताती है, ठीक है। और फ्लावर के बारे में आपको बहुत सारी यहाँ पे क्या दिखाई गई हैं, अलग अलग प्रोसेस दिखाई गई हैं। एट लास्ट आपको एक नया पौधा दिख रहा है। पौधा जब आपको दिखा तो आपको ये संरचना दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। क्या ये बीज है? तो हम कह सकते हैं कि बीज से ही क्या हो रहा है, नया पौधा यहाँ पर बन रहा है। दोनों को अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया, ठीक है, आपको इमेज समझ नहीं आई है या पिक्चर आपको समझ नहीं आया है, आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, दोनों आप पिक्चर्स में आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कम स्टेप्स दिखाई दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेप दिखाए गए हैं। पहले आपको इमेज ये दिखाई गई है, दूसरी इमेज आपको ये दिखाई गई है, तीसरी इमेज आपको ये दिखाई गई है। अब आपको अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेप में कुछ दिखाई गया है। यहाँ पर नीचे वाली जो पिक्चर थी उसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे आपको दिखाई गया कि आपने कट किया और इसे दूसरे गमले में लगा लिया है। इन दोनों इमेजेस से, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में, अब आपको इतना आइडिया तो लग गया कि आपने कहा ये हमारे पास क्या आता है, अलैंगिक जनन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लैंगिक जनन है। इतनी बात तो अब आप समझते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि दोनों में डिफरेंसेस हमने देखे थे, 4 से 5 डिफरेंस हमने देखे थे, उससे ज्यादा भी डिफरेंस हमारे पास आते हैं। हमने कहा कि सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप इन दोनों इमेजेस में देखेंगे, आपने कहा ये जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? जटिल प्रक्रिया। और ये हमारे पास जो आती है ये क्या है, सरल प्रक्रिया है, सिंपल प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं कहूँ और ज्यादा डिफरेंसेस को बताइए, हमने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक जनक होता है, यहाँ पे 2 जनक होते, तो बताइए कहाँ पर एक जनक है, कहाँ पे 2 जनक है। देखिए हमने कहा ये एक ही प्लांट आपके पास है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इस प्लांट के बहुत सारे अंग शामिल हैं। हमने कहा सिंपली हमने एक शाखा को यहाँ से काटा और लगा लिया है, एक ही यहाँ पे क्या है, जनक शामिल है, या पौधे का सिर्फ एक ही अंग शामिल है, वो शाखा वहाँ पे क्या है, वो जो बर्ड है, वो शाखा है, वो वहाँ पे क्या है, शामिल है। अगर हम यहाँ की बात करें, मैंने कहा कि फूल है, फूल में बहुत सारे पार्ट हैं। एक तो आपको ये वाला पार्ट दिखाया गया है, जो बीच का पोर्शन आपके पास आता है। एक तो ये वाला पार्ट आपके पास आता है, ठीक है, फ्लावर में ही, ये वाला पार्ट। और दूसरा जो फ्लावर हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा हमारे पास फ्लावर होगा, ठीक है, उसमें हमने कहा ये आपके पास पेटल्स आ गई हैं इस प्रकार से, ये पेटल्स हमारे पास आई हैं, और यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये एक दूसरा फ्लावर है जो दूसरे पौधे पे लगा हुआ है। हमने कहा हमें यहाँ पे क्या है, 2 फूलों की आवश्यकता है। आगे जाके हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में, अभी के लिए आप इतना समझिए। हमें यहाँ पे दो फूलों की आवश्यकता है, या फूल में ही 2 भागों की आवश्यकता है। हमने कहा या तो एक भाग ये है और एक भाग ये है। कौन सा वाला? ये वाला भाग। इन दोनों भागों में से हमने कहा कुछ कोशिकाएं बनेगी, ठीक है, जैसे कि एक कोशिका तो हमने कहा यहाँ पर बन रही होगी और एक कोशिका हमारे पास ये बनी है। अब क्या होगा,
हमने कहा कि यहाँ पे जो कुछ कोशिकाएं बनी है उससे पहले यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, फिर संलयन होगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, आगे की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो हमने कहा 2 जनक शामिल हैं, ठीक है, एक पौधा ये हो गया और दूसरा पौधा ये हमारे पास आता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, डिफरेंस पता चल गया। तीसरा हमने कहा कोई यहाँ पे कोशिकाएं बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हम वेट करें कि पहले कुछ कोशिकाएं बनेंगी तब जाके यहाँ पे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। आपने कहा कोई कोशिका नहीं बनी है, जबकि यहाँ पर आप देखिए कि अलग से कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ये कुछ डिफरेंसेस आपके पास आते हैं बेसिक से। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिफरेंस हमने देखे थे, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किए होंगे। 5 हमारे पास डिफरेंस आए हैं। मैंने आपको बोला था कि होमवर्क में आपको क्या करना है, और भी डिफरेंस जो आपको पता लगेंगे वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन किन में होता है, उनके एग्जाम्पल आपने लिखने हैं। और लैंगिक जनन की अगर हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन किस में होता है, उसके एग्जाम्पल आप लिखेंगे। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने कहा अलैंगिक जनन पाया जाता है किसमें, शैवाल में या एल्गी में। और लैंगिक जनन जो पाया जाता है, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फूल पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फूल पाए जाते हैं या जिनमें फूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें क्या लगा था कि सारे फूलों में, सारे प्लांट्स में क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं। अगर आपने काई देखी होगी, जैसे एक प्रकार का जो पौधा आपके पास ये आता है, ठीक है, जिसमें फूल लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी आपने देखे होंगे जिनमें आपने कभी फूल नहीं देखे हैं। कुछ ऐसी झाड़ियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, और उनमें हम देखते हैं कि फूल नहीं लगते हैं, लेकिन उनके जो पत्ते हैं, उनके पत्तों में अलग अलग रंग के जो उनके कलरफुल लीफ आती हैं, उन्हीं के कारण क्या होता है, उन्हें हम सजावटी पौधों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो हमने कहा कि अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा, हमने कहा लैंगिक जनन होगा, और जिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं उनमें क्या होगा, अलैंगिक जनन पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे थे, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया है, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकारों में सबसे पहले हमने बात की है बर्डिंग की। एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल है, हाइड्रा का एग्जाम्पल आपके पास आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज में बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है, फंगस, ईस्ट के बारे में। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा क्या है, एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये प्लांट नहीं है, हाइड्रा भी प्लांट नहीं है और ईस्ट भी प्लांट नहीं है। आपको बस बताया गया है अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होते हैं, अलैंगिक जनन किन किन प्रकार से हो सकता है। अब कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि कोई कली थी, आपने किसी कली को काटा, उसे आपने नए पौधे में लगाया, जैसे आप कहते हैं ना कि कलम लगाना, ठीक है। आपने कई ऐसे पौधे देखे होंगे कि जिनकी टहनी लग जाती है, आपने टहनी निकाली और टहनी को लगाया, वो लग जाते हैं, उनके लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अगर हम और पौधों की बात करें, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने धान का एग्जाम्पल लिया था, या जितने भी आपके अनाज हैं, जितने भी आपके पल्सेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, तो ये सारे जो हैं, जैसे अपने वेजिटेबल्स, जो आपने क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आपने पढ़े होंगे जब आप क्लास 6-7 में होते हैं, क्लास 6-7 में आपने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं, और टाइप्स ऑफ प्लांट में आपने बोला कि हमारे पास अगर हम स्टेम के बेसिस पे देखें, स्टेम की मोटाई, स्टेम की जो थिकनेस है, या स्टेम कैसा है, हार्ड है या फिर आपने कहा सॉफ्ट है, या फिर हमने कहा स्टेम कैसा है, ग्रीन है, या फिर आपने कहा कि कैसा है, वुडी है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 3 प्रकार के प्लांट्स आए थे, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर, किसके बारे में, हमने कहा था हर्ब्स होते हैं, श्रब होते हैं, ट्री होते हैं, यानी कि जड़ी बूटी होती है, झाड़ियां होती हैं और पेड़ होते हैं। अब यहाँ पर 3 चीजों में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था पेड़ पौधों को, ठीक है। वैसे ही हमारे पास और जो आधार आए थे, जैसे कि हमने कहा था कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें क्या है, ऊपर बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पे ही क्या होते हैं, जमीन के सहारे ही बढ़ते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हमने कहा था, ठीक है। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपने कहा कुकुम्बर, यानी कि खीरा हो गया है, कद्दू हो गया है, तोरी हो गए हैं, ये सारी जो वेजिटेबल्स है, ये आप लोग आजकल देख रहे होंगे। इन सबकी जो बेल आपके पास आई है, चाहे आप क्रीपर कहिए, चाहे आप क्लाइंबर कहिए, आपको बीजों की आवश्यकता थी। ऐसे तो नहीं था कि आपने कलम
को लगाया और वहां पर आपके पास वो क्रीपर और क्लाइंबर से वो बेल आपके पास आ गई है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए बीजों की आवश्यकता होती है। अगर बीजों के द्वारा वो पौधे हो रहे हैं, इट मीन्स कि वहां पर लैंगिक जनन पाया जाएगा। अगर आपने कहा सिंपली आप कलम लगा रहे हैं, आपने कोई टहनी निकाली, उसे बोया और वो टहनी लग गई है, उस टहनी से क्या हो गया, नया पौधा विकसित हो गया है, तो आपने कहा अलैंगिक जनन है। बर्डिंग हमें कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया के बारे में बताता है। बर्डिंग जो है वो आप बहुत सारे पौधों में देख सकते हैं, कुछ कुछ पौधों में नेचुरली भी होता है। कैसे, देखिए, आपने बोला यहाँ पर एक पौधा था, ठीक है, ये इसकी ब्रांच इस प्रकार से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरी क्या है, ये भूमि है, पृथ्वी है, और ये ग्रो करते हैं धीरे धीरे। आप ये क्या होती है, यहाँ पर पृथ्वी के ये जो भूमि है इसे टच कर लेती है, ठीक है। अब ये जब टच करती है तो यहाँ से ये फिर से आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ने लगती है, और यहाँ पर नीचे क्या होता है, जड़ों का निर्माण भी हो जाता है। नीचे क्या हुआ, जब इसने क्या किया, जो यहाँ पे अर्थ थी, जो भूमि थी, भूमि को जब टच किया तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे आपने कहा कि ये मिट्टी में अंदर को चला जाएगा, ये मिट्टी में धीरे धीरे अंदर को जाता है, और यहाँ पे जड़ों का निर्माण भी हो जाता है, और नए पौधे का भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से। अब क्या होगा, अगर आप इसे यहाँ से कट कर देते हैं तो ये एक नया पौधा हमारे पास बन जाता है। ये अलग पौधा हो गया, ये अलग पौधा हो गया। पहले हुआ क्या था, हमने कहा इसी पौधे की जो शाखा है वो बढ़ी और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और वो क्या है, जमीन पे टच कर जाती है और धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर भी चली जाती है, ठीक है। मिट्टी के अंदर गई तो आपने कहा यहाँ पे जड़ों का निर्माण हो, जैसे कि इसमें रूट्स थी वैसे ही क्या है, इसमें भी रूट्स बन गई हैं। अब क्या होगा कि हमने कहा क्योंकि यहाँ पे जड़ें अगर बन गई हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे सेपरेट प्लांट्स बन सकता है, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी प्लांट की स्टेबिलिटी के लिए। अब होता है क्या, आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर आप क्या करें, गलती से आपने किसी पेड़ की जड़ें अगर निकाल दी हैं तो वो पेड़ अब सूख जाएगा। क्यों सूखेगा, क्योंकि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और वाटर की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस है तो अपने का फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होता है। अगर पानी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो चार चीजें कौन कौन सी हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस के लिए, हमने बोला था पहले तो आपको चाहिए होगा, आपको यानी कि पौधों को सूर्य का प्रकाश, दूसरा हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल जो कि पौधों में ऑलरेडी होता है, और चौथी चीज हमने बोला जल। अब अगर जब तक ये चारों चीजें, इन चारों चीजों में अगर कोई तीन चीजें हैं और चौथी चीज नहीं है तो फिर भी क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर हमने कहा फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो पौधों में भोजन नहीं बन पाएगा। क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन का निर्माण कब हो रहा है, जब ये चारों चीजें हमारे पास यानी कि पौधे के पास उपलब्ध है। सेम वैसा ही है जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं। अब आपको बनानी है रोटी एंड सब्जी, रोटी सब्जी को बनाने के लिए, रोटी को बनाने के लिए आपके पास आटा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास गैस होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, रोटी बना पाएंगे। और सब्जी बनाने के लिए आपके पास सब्जी होनी चाहिए, आपके पास क्या गैस होनी चाहिए, बर्तन होने चाहिए, मसाले होने चाहिए, तभी आप सब्जी बना पाएंगे। सेम वैसा ही पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाएंगे, जब ये चारों चीजें होंगी। चारों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर जड़ें नहीं रहेंगी तो आपने कहा कि जो पानी है, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी जीव को अगर भोजन नहीं मिले तो वो जीवित नहीं रह सकता है। जीवित की बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं, तो लिविंग में हम बार बार कहते हैं कि तीन कैटेगरी हमारे पास आती हैं। हमने कहा प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो भी जीव है, इन तीनों कैटेगरी में आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कोई बहुत सूक्ष्म जीव है, चाहे कोई बहुत बड़ा विशालकाय जीव है, हमने कहा सबको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो हमने कहा था कि एनर्जी को पाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी का क्या यूज होगा, देखो सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। हमने बात की है किसके बारे में, भोजन के बारे में। भोजन से क्या मिलेगी,
ऊर्जा मिलेगी। अब इस ऊर्जा का हम क्या करेंगे? क्या होगा अगर हमने भोजन नहीं लिया तो हमें ऊर्जा नहीं मिली तो क्या होगा? हमने कहा तो हमारे शरीर का विकास व वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, विकास और वृद्धि नहीं होगी, प्लस आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इवन आप सो भी नहीं सकते क्योंकि सोने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए होती है। आप बैठ भी नहीं सकते क्योंकि आपको बैठने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर किसी को खाना नहीं मिला और बहुत दिनों से कोई भूखा है तो वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे क्योंकि उसके लिए भी उसे ऊर्जा चाहिए। तो हमने कहा कि अगर पौधे को ऊर्जा ही नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मृत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी में यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो गया है तो इस बात का क्या अर्थ है? इस बात से क्या समझे? अगर किसी पौधे में यहाँ पर हमने कहा जड़ का निर्माण हो गया है, क्योंकि देखिए अगर आप इस पौधे को ध्यान से देखेंगे तो इसके पास जड़ें बन गई हैं। अगर इसके पास जड़ें बन गई हैं तो ये जल को ग्रहण कर सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल भी है जिसे आप हरित लवक कहते हैं। हरित लवक इसमें हरित लवक भी है। दो चीजें। तीसरा, इसे सूर्य का प्रकाश भी मिल जाएगा। वातावरण से ही तो सूर्य के प्रकाश को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? वातावरण में है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो है ये ब्रांच, ये शाखा, अभी से पौधा नहीं कहेंगे, इसे शाखा कहेंगे, कि ये शाखा अपना भोजन स्वयं बना सकती है। ये शाखा इस पौधे पे निर्भर नहीं है। जैसे कि मैंने अगर कहा, मैं कहूँ कि अगर ये वाली शाखा है तो ये अपने भोजन के लिए इस मुख्य प्लांट पे, ये जो मुख्य इसके पास क्या है, जो पौधा है, उस पे निर्भर होगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास अपनी अलग से जड़ें नहीं है। लेकिन हमने कहा इसकी अलग से जड़ें बन गई हैं तो अपने भोजन के लिए ये अब इस पे निर्भर नहीं है। तो अगर क्या होगा? अगर बीज से कट कर भी दिया गया है तो आपने कहा नए पौधे का निर्माण हो रहा है। क्या है ये? अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जनक शामिल था। यहाँ पे कोई अलग अलग ऑर्गन नहीं थे, कोई किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण नहीं हुआ है। सिंपली जो नई जो शाखा थी उसी से नए पौधे का निर्माण हो गया है। तो सेम यही होता है कलम लगाना या कली लगाना जो आप कहते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होती है। जो कि आपको ईस्ट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, ये ईस्ट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। और ईस्ट का जो डायग्राम है वो यहाँ पर हमने पढ़ा था। अगर मैं इमेज की बात करूँ, ये हाइड्रा है और ये क्या है? जीव है। जीव यानी कि जंतुओं में आता है। अब आप देखिए जंतुओं में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। साथ साथ में आप पढ़ते रहेंगे। हमने कहा जंतुओं में भी अलैंगिक जनन हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब आप सोचेंगे हाइड्रा जो अगर जीव है तो आपने कभी नहीं देखे होंगे आपने, क्योंकि जो हाइड्रा होते हैं वो जलीय जीव होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं और पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन और विखंडन से क्या मतलब है? विखंडन का मतलब है किसी भी चीज का खंड होना। खंड का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, खंड का मतलब है पार्ट, यानी कि कोई भी चीज अलग अलग खंडों में टूट रही है उसे हम विखंडन कहते हैं। लेकिन डिफरेंस है विखंडन में भी। मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई एक रोटी थी आपके पास और आपने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया तो क्या होगा? एक पीस ये हुआ और दूसरा पीस ये हुआ। ठीक है, फिर से आपने इसके पार्ट कर दिए इस प्रकार से, फिर से आपने इसके विखंडन कर दिए। तो आपने कहा एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। अगर आपने फिर से इसका क्या कर दिया? विखंडन कर दिया है, तो ये फिर से छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा और एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि अब आप उसे और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम विखंडन की बात किसी जीव में करें, रोटी क्या, रोटी को हम जीव में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, रोटी जहाँ से आई है, जिस पौधे से आई है, वो एक टाइम पे क्या था? एक जीव था, लिविंग था। वो जो पौधा है, पौधा लिविंग था। लेकिन जो बीज आपके पास आ गया, जो आप रोटी बना रहे हैं, वो लिविंग नहीं है। लेकिन अगर हम लिविंग की बात करें कि किसी लिविंग में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हो रही है और उसके बाद भी अगर वो जीवित है, इट मीन्स कि वहां पे क्या होगा? ये जो नए टुकड़े हैं, नए टुकड़ों में क्या होगा? वृद्धि और विकास होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक ही पौधा है। क्या है? ये प्लांट है। कौन सा प्लांट है? इसका नाम है स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा ये वैसा ही है जैसे हम प्लांट्स में क्या कहते हैं। आपने कहा आम का पेड़ होता है, ठीक है, आपने कहा संतरे का पेड़ होता है, आपने कहा सेब का भी पेड़ होता है।
अलग अलग पेड़ है, ठीक है। वैसे हमने कहा एक प्रकार का जो पौधा है, एक प्रकार का जो प्लांट है, वो हमारे पास आता है शैवाल। शैवाल यानी कि जिसे आप काई कहते हैं। आप सभी ने काई देखी है, काई पड़ी है। क्या होता है जब बरसात के टाइम जब आता है या कहीं भी पानी एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, फिसलन हो जाती है। किसकी वजह से होती है? काई की वजह से। आपने देखा होगा काई का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। तो जहां पर भी पानी होगा, जहां पर भी नमी होगी, वहां पर काई जम जाती है, जो कि फिसलन भी वहां पर हो जाती है उसकी वजह से। हम बात करें उसी काई के बारे में। वो जो काई है वो भी क्या एक प्रकार का पौधा है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं मैंगो का, जो आपका ट्री आता है, या फिर जो आम का जो पेड़ आपके पास आता है, वो एक विशालकाय पेड़ है, एक वृक्ष है। अगर हम शैवाल की बात हम करते तो हमने कहा शैवाल क्या है, आपने कहा बहुत छोटे छोटे क्या है, प्लांट है। इनमें ये इतने छोटे होते हैं कि इनमें जड़, तना, पत्ती आपको देखने को नहीं मिलती है। कभी देखा है आपने? अगर किसी काई को आपने देखा होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दिखते हैं, कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इसी प्रकार का दिखता है आपको। अगर आप और ज्यादा उसके फाइन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको सिर्फ धागेनुमा संरचनाएं दिखती हैं। अब वो धागेनुमा संरचना में हमें नहीं पता है कि इसका तना कौन है, जड़ कौन है, पत्ती कौन है, क्योंकि इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो शैवाल होते हैं, हमने बोला ये पूरा शैवाल है, ये जो पूरा है ये पूरा एक शैवाल है। अब हुआ क्या इस शैवाल में, हमने कहा कि बीच से यहाँ पे क्या हो गया है, इसके दो टुकड़े हो गए हैं, दो खंड हो गए हैं। एक खंड ये हुआ और एक खंड ये हुआ, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये दोनों ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन इनमें क्या हो गया, वृद्धि और विकास होगा। और जब इनकी वृद्धि होती है तो इसका साइज इसके बराबर होगा, इसका साइज इसके बराबर होगा। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, पूरी इनमें क्या हो जाती है, पूरा शेप ये ले लेते हैं, फिर से इनमें फ्रेगमेंटेशन होगा और फिर से ये दो भागों में विभाजित हो सकता है और ये भी दो भागों में विभाजित हो सकता है। ऐसे कर करके ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो अगर हमने कहा कि कहीं पे पानी रुका हुआ है, पहले आप देखेंगे कि थोड़ी सी काई है, कुछ दिन बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे और ज्यादा काई वहां पर हो जाती है, और दिन बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो पूरा पानी है, या जो तालाब है, या जो पानी वाली जगह है, वो पूरी शैवाल से या पूरी काई से भर गई है। ऐसा कैसे होता है? हमने कहा फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और जितने टुकड़े हो रहे हैं उतने ही आपके पास क्या बन रहे हैं, नए पौधे बन रहे हैं, नए शैवाल बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मृत हैं, वो क्या है, जीवित हैं, तभी उनमें वृद्धि हो रही है। क्योंकि अगर कोई जीवित ही नहीं है तो उसमें वृद्धि और विकास देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपका स्कूल है, आपके स्कूल में टेबल और चेयर होती हैं। क्या ऐसा होता है कि टेबल और चेयर आप कुछ महीने बाद देखते हैं कि टेबल और चेयर का साइज बड़ा हो गया है? ऐसा नहीं होता है, उनका साइज छोटा हो सकता है, वो भी टूट फूट के कारण। अदरवाइज उनका जो साइज है वो सेम रहेगा। तो लेकिन अगर हम जीव की बात करते हैं, जो जीव है उनके साइज में डिफरेंसेस आते रहते हैं। अगर हम मनुष्य को भी देखें, आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न होता है वो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी वृद्धि और विकास होता है, जैसे जैसे वो किशोर बनता है वैसे वैसे उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं, और वो एक परिपक्व इंसान वहां पे उसके निर्माण हो जाता है। अब जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, आप देखते हैं कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, जो वृद्धि है, जो विकास है, अब वो स्लो हो गया है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले आप देखते थे कि जो आप देखते हैं कि कोई यंग है, ठीक है, यंग एज में उसकी एज अच्छी खासी है, सेम उसी व्यक्ति को अगर आप ओल्ड एज में देखेंगे, वृद्धावस्था में देखेंगे, तो उसकी हाइट कम हो रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर, आपने कहा डेवलपमेंट रुका है और जो वृद्धि है वो कम हो रही है। तो ये सारे जीवों के लक्षण होते हैं। तो सेम हमने कहा विखंडन हुआ, विखंडन के कारण सिंपली जो बॉडी है वो दो भागों में विभाजित हुई, और जितने भाग यहाँ पर बने हैं उतने ही आपके पास नए पौधे आए हैं। इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि जनन का सिंपल सा मतलब है, आप एक ध्यान रखिए, अगर हम प्रजनन या जनन की बात कर रहे हैं, सिंपली आपको ये बताया जा रहा है कि नए जीवों का निर्माण हो रहा है, किसी एक जीव से नए जीवों का निर्माण हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो नए जीव बन रहे हैं वो लिविंग है, ठीक है, वो डेड नहीं है, वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे, उनमें जीवन पाया जाता है। अब नए जीव तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, नए जीव यहाँ पर भी बने, ये एक जीव था, ये एक प्लांट था, और ये नए प्लांट यहाँ पर बने हैं। तो पढ़ लें, आपने कहा एल्गी लाइक Spirogyra generally reproduce by the process of fragmentation in which they divide themselves into multiple parts। क्या बोला है हमने? स्पाइरोगायरा जैसे शैवाल सामान्यतः विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं, जिसमें वे स्वयं को कई भागों में विभाजित कर लेते हैं। As soon as the algae find enough water and nutrients, it fragments
एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्या बोला गया कि जैसे शैवाल को पर्याप्त जल और पोषक तत्व मिलते हैं वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाता है और नए शैवाल में विकसित हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड एल्गी मल्टीप्लाई क्विकली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने बोला कि यह प्रक्रिया जारी रहती है और शैवाल कम समय में तेजी से बढ़ जाते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या हुआ ये अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का प्रकार है। अब मैं अगर अलैंगिक जनन आपसे पूछूं, मैंने प्लांट्स और एनिमल्स की बात नहीं की है, मैंने सिंपली बोला है बताइए जो अलैंगिक जनन है उसके एग्जांपल दीजिए। आपने अभी तक बर्डिंग पढ़ लिया है, आपने विखंडन या फ्रेगमेंटेशन पढ़ ली है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स में अलैंगिक जनन का कोई एक प्रकार बताइए तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन है, जो विखंडन है, वो किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। शैवाल एक प्रकार के पौधे होते हैं जो सबसे सरल पौधे हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर नोट कीजिए विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है और जो विखंडन है उसके फलस्वरूप क्या यहाँ पर हुआ है। चलिए अब अगला प्रकार देखते हैं किसका, यहाँ पर लैंगिक जनन का। अगला जो प्रकार आता है वो है स्पोर फॉर्मेशन और बीजाणु निर्माण में आता है। ठीक है, यहाँ पर होता है क्या देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कोशिका या सेल का जो डायग्राम है वो कैसे होता है। एक अगर सिंपल सी सेल को हम बनाते हैं, मैंने कहा ये एक सेल है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, कोशिका झिल्ली से हम कहते हैं। कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर हमने कहा एक तरल पदार्थ होता है और इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। बीच में होता है न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है, ये कोशिका है। स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण का मतलब क्या होता है हमें ये समझना है। हमने कहा कोई भी क्या है, यहाँ पे कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है और उस पौधे में क्या हुआ, जैसे कि हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा है, इस प्रकार से ये पौधा है। इस पौधे के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, एक सेल है फॉर एग्जाम्पल और एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं और इन न्यूक्लियस की चारों ओर क्या बन गई है, कोशिका झिल्ली बन गई है जिसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो मैंने कहा ये बन गई है इनके चारों ओर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जब बन जाती है तो ये अलग अलग सेल आपके पास आ गई हैं जिन्हें हम बीजाणु कह रहे हैं। इसे हम अलग अलग सेल कह सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपको यहाँ पर जो कोशिका द्रव है वो येलो कलर का दिखाया गया है। यहाँ पर अंदर आपको अगर हम बनाए कोशिका द्रव, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा ये बीजाणु बन गए हैं। बीजाणु जब बन गए हैं, अब ये
जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से फट गया, ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट गया। जब ये यहाँ से टूटा तो क्या होगा, परिणाम स्वरूप जो अंदर आपको जो कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं ये अब अलग अलग हो जाती हैं इस प्रकार से। इन्हें हम कहते हैं बीजाणु या स्पोर कहते हैं। अब इनके द्वारा कैसे, हमने कहा अलैंगिक जनन हुआ, हमने कहा कि क्या हुआ कि जैसे जैसे ये क्या होंगे, मिट्टी में चले गए, ये क्या होंगे, हवा के माध्यम से उड़ेंगे और अलग अलग स्थानों पे उड़ते हैं और मिट्टी में जब ये पड़ते हैं तो वहीं से नए पौधों का निर्माण शुरू हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण कहते हैं। पढ़ ले यहाँ पे बीजाणु निर्माण क्या है। अभी तक अगर कोई डाउट है आपका या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, आपको क्या बोला गया। सम प्लांट कंटेन स्पोर दैट फ्लोट इन द एयर एंड कॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कुछ पौधों में बीजाणु होते हैं जो हवा में तैरते हैं और अलैंगिक प्रजनन का कारण बनते हैं। ध्यान दीजिए, अलैंगिक प्रजनन में हमने क्या बोला है, एक ही जनक शामिल होगा या फिर हमने क्या बात की है यहाँ पर कि जो अलग से जो अलग अलग जो अंग हैं, यानी कि जो फ्लावर है या फूल है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ पे किसी फूल की बात नहीं हुई है, हमने फ्लावर की बात की है, नहीं की है। हमने फ्लावर के पार्ट्स की बात की है, नहीं की है। इट मीन्स जब भी लैंगिक जनन आप पढ़ रहे होंगे प्लांट्स में तो आप फ्लावर के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले फूल के बारे में बात करेंगे, फूल के भागों के बारे में आप बात करेंगे। चलिए, तो हमने क्या बोला है यहाँ पर कि जो कुछ पौधे होते हैं उनमें बीजाणु बनते हैं और वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन का कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़े। अ स्पोर हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवर विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस लाइक अ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हमने बोला बीजाणु में कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उसे तापमान और आर्द्रता जैसे प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचाता है। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे बीजाणु बने और बीजाणु क्या वे हवा में उड़ते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, यानी कि मिट्टी में चले गए हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उनसे उसी टाइम पे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जब यहाँ पर क्या होंगे, अनुकूल परिस्थिति आएगी, फेवरेबल कंडीशन आती है, तभी उनसे पौधों का निर्माण होता है। तो तब तक उन बीजों की सुरक्षा कौन करता है, आपने कहा बीजाणु में जो एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है वो उनकी रक्षा करेगा। As a result, the spore can travel long distance and survive for a long duration of time. तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप बीजाणु लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। As soon as they find favorable conditions such as the moisture and nutrients, they germinate and form new plant. आपने बोला जैसे उन्हें नमी और पोषक तत्व जैसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वे अंकुरित होकर नए पौधे बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस एंड फर्न्स प्रोपिगेट इन दिस वे, यानी कि उदाहरण के लिए कुछ मॉस एंड फर्न। अब मॉस एंड फर्न क्या होते हैं, अभी के लिए आप इतने समझिए कि कुछ प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप बात करेंगे, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं जिनमें शैवाल आते हैं, जिनमें मॉस और फर्न आते हैं। ठीक है, जिनमें हमने कहा कि यहाँ पे टेरिडोफाइट्स आते हैं जिनमें फूल नहीं लगते, ऐसे पौधे आते हैं। ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीज ही बनते हैं, उनमें फलों का निर्माण नहीं होता, और ऐसे पौधे भी आते हैं जिनमें बीज और फल दोनों का निर्माण होता है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ बीज बन रहे हैं और फलों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो आप याद कीजिए, ध्यान दीजिए कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके फलों को आप खाते हैं, फलों के अंदर आपको बीज भी मिलते हैं,
होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने एप्पल खाया, एप्पल के अंदर बीज मिला आपको, या आपने आम खाया, आम के अंदर आपको बीज मिला, या संतरा खाया, संतरा के अंदर आपको बीज मिला। तो आप संतरा खा रहे हैं या बीज खा रहे हैं? आपने कहा आप खा रहे हैं संतरे को। संतरा क्या है, फ्रूट है, और उसके अंदर क्या है, बीज है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आप बीजों को खाते हैं, आप उसके फ्रूट को नहीं खाते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल है, आप घर से याद करके लेके आएंगे, आप सर्च करेंगे, आप पूछेंगे किसी बड़े को, या आप अपनी बुक से आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके बीजों को आप खाते हैं। जब आप 6th क्लास में थे तब आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट, और आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट में देखा था कि जो यहाँ पे पौधा है, पौधे के किन किन भागों को आप खाने में यूज करते हैं। किसी की जड़ें खाते हैं, किसी के तने भी खाते हैं, किसी की पत्तियां भी खाते हैं, किसी के फूल भी खाते हैं, किसी के फल, और किसी की बीज हम खाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पढ़ के लेके आना है। इस प्रकार से आपको बताया गया है। आपने बोला इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं कहाँ पर, बीजाणु निर्माण में। अब अगला जो हमारे पास आता है टॉपिक, हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लेकिन लैंगिक जनन से पहले हमारे पास कुछ और टॉपिक आते हैं जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में आपके पास, आप एग्जाम्पल में पढ़ेंगे आलू, अदरक के बारे में, या फिर आप हल्दी के बारे में हम बात करेंगे, गन्ने के बारे में आप बात करेंगे, कि ये सारे जो होते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन के द्वारा कैसे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं और नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे इस टॉपिक के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।